अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी इंग्लिश एकेडमी। और हमारा आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम कवर करने जा रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर की बहुत ही फेमस पोएम दैट इज़ स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन अ स्नो इवनिंग, और ये लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो आज की लेक्चर में हम कवर करेंगे इसके डिफरेंट आस्पेक्ट्स और इसको समझने की कोशिश करेंगे। और इसमें हम देखेंगे सबसे पहले पोइट का इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद समरी, उसके बाद लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, और फिर लिटरेरी डिवाइसेस का एनालिसिस हम करेंगे, लिटरेरी एनालिसिस, और उसके बाद हम देखेंगे इसके मेजर थीम्स। तो हम स्टार्ट करते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के इंट्रोडक्शन से। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वो पैदा हुए थे ऑन मार्च 26, 1874, और उनकी डेथ हुई थी जनवरी 29, 1963 को। He was an American poet, well known for his depiction and admiration of rural life. He used colloquial language and wrote about the rural settings of New England. He is the most celebrated poet of English literature, and his famous works are Mending Wall, Road Not Taken, Stopping by Woods on a Snow Evening, and Fire and Ice. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपनी पोइट्री में नेचर का बहुत ज़्यादा जिक्र करते हैं, नेचर की ब्यूटी को वो डिपिक्ट करते हैं। और उनकी जो ख़ास बात है पोइट्री की, वो है उनकी कोलोकियल लैंग्वेज, जो एक आम आदमी भी इजीली समझ सकता है। और ये है उनकी कुछ फेमस वर्क की लिस्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं डिटेल समरी ऑफ द पोएम स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन अ स्नो इवनिंग। तो ये एक छोटी सी कहानी है जिसमें एक हॉर्स राइडर जो कि एक सफ़र पर जा रहा है और उसका गुजर होता है एक फॉरेस्ट से, एक वुड से, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है, और वो वहाँ पे रुकता है। और फिर वो वहाँ का मंजर बयान करता है। वो कहता है कि ये जंगल किसका है, मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ। और जिसका ये जंगल है वो यहीं कहीं नज़दीक किसी गांव में रहता है, लेकिन वो मुझे यहाँ उसके बर्फ़ से भरे हुए, जहाँ पे बर्फ़बारी हो रही है, उस जंगल में रुके हुए नहीं देख सकता। मेरा घोड़ा, जो मेरा इस सफ़र का साथी है, वो भी सोचता होगा कि हम यहाँ क्यों रुके हैं, जहाँ पे कोई फार्म हाउस भी नहीं है और यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आता सिवाय एक जंगल के और जमी हुई झील के। तो हम यहाँ पे क्यों रुके हैं, और ये साल की डार्केस्ट इवनिंग लगती है। ऐसे लगता है कि ये तारीक तरीन रात है किसी साल की। मेरा घोड़ा अपनी लगाम की घंटी को झटका देता है और ऐसे लगता है कि वो जानने की कोशिश कर रहा है कि क्या कोई मसला हो गया है कि हम यहाँ पे रुके हुए हैं, जहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आता सिवाय सुनाई देने के। और सुनाई क्या देता है, वहाँ पे जो हवा गुजर रही है जंगल के पत्तों में सरसराहट पैदा करते हुए। पोइट कहता है कि ये जंगल बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लवली है, और डार्क भी है और डीप भी है। लेकिन मैं यहाँ रुकना भी चाहता हूँ और मैं रुक भी नहीं सकता क्योंकि मुझे बहुत सारे काम करने हैं। मुझे बहुत ज़्यादा सफ़र तय करना है और एक लंबी जो काम की एक फ़हरिस्त है, मुझे उसको पूरा करना है। ये थी इस पोएम की समरी। अब हम इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पोएम का पहला पैराग्राफ है, हुज वर्ड्स दीज आर आई थिंक आई नो, हिज हाउस इज़ इन द विलेज दो, he will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. फर्स्ट लाइन है, whose woods these are I think I know. पोइट कहता है कि मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ ये किसका जंगल है। वर्ड्स कहते हैं जंगल को। His house is in the village though. उसका घर किसी गांव में यहीं नज़दीक है। He will not see me stopping here. वो मुझे यहाँ रुके हुए नहीं देख सकता, ना ही वो देखेगा। To watch his woods fill up with snow, कि मैं यहाँ पे उसका जंगल देख रहा हूँ जो कि बर्फ़बारी की वजह से बर्फ़ से ढका हुआ है। नेक्स्ट पैराग्राफ में पोइट कहता है, माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर। मेरा छोटा सा जो घोड़ा है, जो इस सफ़र का मेरा साथी है, उसको भी अजीबो गरीब लगता होगा, उसको अजीबो गरीब ख्याल आ रहे होंगे। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, कि मोस्टली तो ये होता है कि हम जब इस तरह किसी सफ़र में रुकते हैं तो कोई फार्म हाउस होता है, लेकिन यहाँ तो कोई आसपास कोई फार्म हाउस ही नहीं है, तो हम यहाँ पे क्यों रुके हुए हैं। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोज़न लेक, कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम जंगल और एक जमी हुई झील के दरमियान में रुके हुए हैं। हमारा यहाँ पे रुकने का कोई सबब, कोई मकसद नज़र नहीं आता, तो उसको भी अजीबो गरीब ख्याल आ रहे होंगे कि हम यहाँ क्यों रुके हुए हैं। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, कि मुझे लगता है कि ये जो रात है, ये साल की तारीक तरीन रात है, तो हम इस रात में यहाँ क्यों रुके हुए हैं, ये चीज़ मेरे छोटे से घोड़े को भी परेशान कर रही होगी। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल अ शेक, कि वो उसके गले में जो लगाम डाला हुआ है, वो उसकी घंटी को झटका देते हुए वो इस तरह से लगता है, टू आस्क इफ़ देयर इज़ सम मिस्टेक, कि क्या यहाँ पे कोई मसला है, कोई ऐसी बात हो गई है कि हम यहाँ अचानक क्यों रुक गए हैं, यहाँ पे हमारा रुकने का कोई मकसद नज़र नहीं आ रहा। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ ईजी विंड एंड डाउनी फ्लेक। वो कहता है कि यहाँ पे और तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक आवाज़ है, और वो आवाज़ किस चीज़ की है, द स्वीप ऑफ ईजी विंड, के स्वीप कहते हैं सॉफ्ट जेंटल मूवमेंट,
ऑफ ईजी विंड, के एक आराम से गुजरती हुई हवा है जो पत्तों में सरसराहट पैदा कर रही है और उसकी आवाज़ है। एंड द डाउनी फ्लेक, ये भी डाउनी फ्लेक का मतलब भी यही होता है कि नरम नरम बर्फ़ के गोले जो गिर रहे हैं। तो वो कहता है कि यहाँ पे इसके अलावा किसी भी चीज़ की प्रेजेंस हमें फील नहीं हो रही। लास्ट पैराग्राफ में पोएट कहता है द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, ये जो जंगल है ये बहुत खूबसूरत है, क्योंकि ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोइट है ना, ये नेचर इसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है और इसने अपनी पोइट्री में नेचर और रूरल लाइफ को, फॉरेस्ट और इस तरह की चीज़ों को बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज़ किया है। तो वो कहता है कि ये बहुत ही लवली है, लेकिन साथ ही साथ ये डार्क भी है और ये डीप भी है। अब इसमें यहाँ पे हमारे पास कुछ मीनिंग्स हिडन है कि ये जो जंगल है ना, ये बहुत डीप है, ये इंसान को बहुत डीप मीनिंग भी देता है कि जब हम सिटी लाइफ से बहुत ज़्यादा थक चुके होते हैं तो यहाँ पे आके हम रिलैक्सेशन फ़ील करते हैं। नेक्स्ट वो कहते हैं बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन मुझे बहुत सारे प्रोमिसेस मतलब बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो मुझे पूरी करनी है। टू कीप मतलब पूरी करनी है, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन मुझे बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करनी है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और बहुत लंबा सफ़र तय करना है सोने से पहले। और फिर दोबारा वो कहता है, रिपीट करता है लाइन को, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो यहाँ पे रेपिटिशन आती है और रेपिटिशन जो होती है ये रिप्रेजेंट करती है किसी भी चीज़ की इम्पोर्टेंस को, कि हम दुनिया में आते हैं तो हमने बहुत लंबा सफ़र तय करना होता है और हमें यहाँ पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी होती हैं, तो हमें उनको पूरा करना होता है। उससे पहले हमें नहीं सोना और ना ही हमें किसी भी चीज़ की तरफ राग़िब होके अपनी ड्यूटीज़ को भूलना है। अब हमने इसकी समरी भी देख ली है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी देख ली है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके लिटरेरी डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, लिटरेरी एनालिसिस करते हैं और फिर हम इसकी थीम्स देखेंगे। तो इसके अंदर लिटरेरी डिवाइसेस हैं इमेजरी, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन, रेपिटेशन, राइम स्कीम एंड सिम्बोलिज्म एंड मोड एंड टोन। लेट्स डिस्कस इट वन बाय वन। सबसे पहले हम देखते हैं राइम स्कीम। तो राइम स्कीम हम इस तरह से फाइंड करते हैं कि हर लाइन के एंडिंग वर्ड को दूसरी लाइन के एंडिंग वर्ड से देखते हैं और फिर देखते हैं कि इसकी राइम स्कीम क्या होती है। तो फर्स्ट जो पैराग्राफ है उसके अंदर राइम स्कीम है ए बी ए। फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन के जो एंडिंग वर्ड्स हैं वो एक दूसरे से मैच करते हैं, जैसे नौ और दो, ये एक दूसरे से रिदम क्रिएट कर रहे हैं। फिर जो थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है हेयर, वो इन दोनों से डिफरेंट है। और जो फोर्थ लाइन का एंडिंग वर्ड है स्नो, वो फर्स्ट टू लाइंस के एंडिंग वर्ड से मैच करता है, इसलिए जो इसकी राइम स्कीम है वो है ए बी है। इसी तरह सेकंड पैराग्राफ में राइम स्कीम है बी सी बी, जहाँ पे क्वेयर, नेयर और ईयर मैच करते हैं फर्स्ट सेकंड और लास्ट लाइन में, लेकिन जो थर्ड लाइन में लेक है वो इनसे डिफरेंट है, इसलिए ये बनता है बी सी बी। थर्ड पैराग्राफ में है सी डी सी और लास्ट पैराग्राफ में है डी कि इस पैराग्राफ में जो चारों लाइंस हैं उनके एंडिंग वर्ड्स एक दूसरे से राइम रिदम क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इमेजरी, और इमेजरी जो होती है इसमें ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम अगर हम उसको पोएम में यूज़ करते हैं तो वो एक किस्म का सिनेरियो क्रिएट कर देते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको जब पोएम में यूज़ किया जाता है तो वो हमारे माइंड के अंदर एक इमेज बना देते हैं, तो इनको हम इमेजरी बोलते हैं। इस पोएम के अंदर इमेजरी बहुत ज़्यादा यूज़ की गई है क्योंकि वो नेचर के बारे में पोएट बात करता है, तो यहाँ पे उसने डिफरेंट इमेजरी यूज़ की है। फॉर एग्जांपल इस पोएम के अंदर विजुअल इमेजरी भी यूज़ की गई है और ऑडिटरी भी यूज़ की गई है। विजुअल वो होते हैं जो देखने, मतलब ऐसे वर्ड्स यूज़ किए गए हैं जो आई साइट से रिलेट करते हैं, और कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ किए गए हैं जो ऑडिटरी इमेजरी मतलब सुनने से रिलेटेड है। तो इसमें एग्जांपल्स हैं हमारे पास। फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन, टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो, यहाँ पे एक इमेज क्रिएट हो रहा है हमारे माइंड में, विजुअल इमेजरी जो हम देख सकते हैं अपने माइंड के अंदर। जो जंगल है वो स्नो से भरा हुआ है। फिर इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोज़न लेक, तो ये भी एक किस्म का विजुअल इमेजरी है कि हम हमारे माइंड में एक इमेज सा बनता जा रहा है कि जंगल और फ्रोज़न लेक के दरमियान में वो रुके हुए हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, तो ये भी एक इमेजरी हमारे माइंड में बना रहा है कि कोई रात है और वो बहुत ज़्यादा डार्क है। फिर उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ ईजी विंड एंड डाउनी फ्लेक, ये हमारे पास ऑडिटरी इमेज क्रिएट कर रहा है कि हमारे सुनने से रिलेट कर रहा है, हमारे मतलब समाज से। हम इन वर्ड्स के यूजेज से हम एक किस्म का वो हमारे अंदर फ़ील आने लगती है, हम उस सिनेरियो में खो जाते हैं, हम अपने माइंड में उस सिनेरियो क्रिएट करने लग जाते हैं, हमें वो चीज़ें या फिर वो आवाज़ें सुनाई देने लग जाती हैं। फिर लास्ट में है, लास्ट पैराग्राफ में, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, तो यहाँ पे भी एक इमेज क्रिएट हो रहा है कि वो जंगल किस किस्म का है, लवली भी है, वो डार्क भी है और डीप भी है। तो ये हो गई है इमेजरी। नेक्स्ट है हमारे पास मेटाफर।
मेटाफर रेफर्स टू द कंपैरिजन बिटवीन टू टोटली डिफरेंट थिंग्स के दो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें होती हैं लेकिन हम उनको एक दूसरे के कंपैरिजन में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इस जो पोएम है इसके अंदर दो मेटाफर दो जगह पे यूज़ किए गए हैं। फर्स्ट है हमारे पास बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप। तो यहाँ पे प्रोमिसेस जो हैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शो कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। यहाँ पे जो स्लीप है ये एज ए मेटाफर यूज़ किया गया और ये रिप्रेजेंट कर रहा है डेथ को कि मुझे मरने से पहले बहुत सारा सफ़र करना है और बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करनी है। तो यहाँ पे जो प्रोमिसेस और स्लीप है ना ये मेटाफर के तौर पे यूज़ किए गए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पर्सोनिफिकेशन और पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है नॉन ह्यूमन थिंग्स को, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, उनको ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स देना। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज़ की गई है। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर। अब जो हॉर्स है वो उसके अंदर थिंकिंग की एबिलिटी नहीं होती है लेकिन यहाँ पे उसको ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं ऑफ थिंकिंग। फिर नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल द ओनली अदर साउंड इज़ द स्वीप ऑफ ईजी विंड एंड टाउनी फ्लेक। अब यहाँ पे विंड को ह्यूमन बीइंग की कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं ऑफ स्पीकिंग कि यहाँ पे हमारे पास जो विंड होती है वो नहीं बोल सकती लेकिन यहाँ पे पोइट ने अपने एक्सपीरियंस को एग्जैजरेट करते हुए उसको विंड को कैरेक्टरिस्टिक दे दिया ह्यूमन बीइंग की कि जो विंड की आवाज़ है, हालांकि हमें पता है कि विंड बोल नहीं सकती। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस हमारे पास है रेपिटेशन। रेपिटेशन को हम एनाफोरा भी बोलते हैं लेकिन एनाफोरा जो होती है वो स्पेसिफिक रेपिटेशन ऑफ समथिंग होती है। और यहाँ पे रेपिटेशन का जो मकसद होता है वो होता है किसी चीज़ के इफ़ेक्ट को एम्फसाइज़ करना कि किसी कोई बात अगर हम कर रहे हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस को बढ़ाने के लिए हम वो बात करते हैं। और इस पोएम के अंदर जो रेपिटेशन हुई है वो है लास्ट पैराग्राफ में जिसमें पोइट कहता है बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो ये जो लास्ट लाइन है एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, ये बार बार रिपीट किया उसने। और रेपिटेशन का मकसद ये है कि हमें ज़िंदगी में बहुत लंबा सफ़र तय करना होता है, हाँ, और हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो इसका मकसद होता है किसी चीज़ के इफ़ेक्ट को एम्फसाइज़ करना। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस हमारे पास है एलिट्रेशन। और एलिट्रेशन का मतलब होता है कि रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस म्यूजिकलिटी इन दी पोएम। तो इस पोएम के अंदर जो पोइट ने एलिट्रेशन यूज़ की है उसके एग्जांपल्स हैं ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग एयर। यहाँ पे एस रिपीट हुआ है सी एंड स्टॉपिंग में। नेक्स्ट है टू वॉच हिज वर्ड्स फिल अप विद स्नो। तो यहाँ पे वॉच और वर्ड्स में जो डब्ल्यू रिपीट हुआ है ये भी एलिट्रेशन है और ये म्यूजिकलिटी प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है एग्जांपल हमारे पास द अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक। अब यहाँ पे साउंड और स्वीप में एस जो है कॉन्सोनेंट वो रिपीट हुआ है, तो ये है एलिट्रेशन। नेक्स्ट है हमारे पास सिम्बोलिज्म। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है हमारे पास सिम्बोलिज्म। और सिम्बोलिज्म का मतलब होता है कि किसी एक लफ्ज़ को यूज़ करना टू रिप्रेजेंट डीपर मीनिंग ऑफ समथिंग। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले वर्ड है वुड्स। वुड्स जो है जंगल, ये रिप्रेजेंट करता है नेचर को, पीस को, ट्रैंक्विलिटी को। और फिर नेक्स्ट है हमारे पास डार्केस्ट इवनिंग। डार्केस्ट इवनिंग जो है ये रिप्रेजेंट करता है लोनलीनेस को। और नेक्स्ट है इजी विंड। इजी विंड जो है यहाँ पे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर को रिप्रेजेंट करता है, जो नेचर से हमें रिलैक्सेशन मिलती है। नेक्स्ट है हमारे पास स्लीप। स्लीप रिप्रेजेंट करता है, सिंबलाइज करता है डेथ को। नेक्स्ट है प्रोमिसेस। प्रोमिसेस सिंबलाइज करता है हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ लाइफ को। नेक्स्ट है टोन एंड मूड। तो टोन भी काम और पीसफुल है और जो इसका मूड है वो भी रिफ्लेक्टिव और पीसफुल है। इस पोएम के अंदर नेचर के पॉजिटिव एस्पेक्ट को दिखाया गया है, तो इस तरह से ये एक पीसफुल एस्पेक्ट ऑफ नेचर को रिप्रेजेंट करता है। और लास्ट में हमारे पास है मेजर थीम्स ऑफ द पोएम। सबसे पहले हमारे पास है ह्यूमन वर्सेस नेचर। अब यहाँ पे ह्यूमन और नेचर को कंपेयर किया गया है कि नेचर किस तरह से काम और कंपोज है, जबकि ह्यूमन बीइंग जो है वो कंटिन्यूसली एक टेंशन में है, उसने सफ़र भी करना है, उसने चीज़ों को इंजॉय भी करना है। तो इस तरह से ह्यूमन और नेचर को कंपेयर किया गया। नेक्स्ट है हमारे पास पीस एंड रेस्ट। तो जो नेचर है वो ह्यूमन बीइंग के लिए पीस एंड रेस्ट का ज़रिया है कि पोइट किस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पे रिलैक्सेशन फील कर रहा है, वो चाहता है कि यहाँ पे रुके भी सही लेकिन वो रुक भी नहीं पा रहा। तो ये शो करता है कि जो नेचर है वो पीस और रेस्ट का ज़रिया होती है। नेक्स्ट है हमारे पास अर्बनाइजेशन। अब इसका मतलब ये है कि फर्स्ट पैराग्राफ में पोइट कह रहा है कि जो इस वुड का ओनर है, जो इस जंगल का ओनर है, वो इस जंगल से दूर रह रहा है। तो ये एक किस्म की अर्बनाइजेशन को जो कर रहा है कि लोग आहिस्ता-आहिस्ता नेचर से दूर होते जा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सोशल ऑब्लिगेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो लास्ट पैराग्राफ में हमें बताता है कि मैं यहाँ पे इस वुड में रुकना चाहता हूँ, लेकिन जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि मैं यहाँ रुक नहीं सकता और मुझे बहुत लंबा सफ़र तय करना है।
तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ह्यूमन बीइंग की जो ऑब्लिगेशंस होती हैं सोशल, उसको रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है इनसिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन प्रेजेंस। अब ये हमें इस तरह से पता चलता है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो आते हैं और जाते हैं। हर इंसान ने मर जाना है। वो जैसे यहाँ पे पोइट एक लंबे सफ़र से गुजरा था और अचानक उसका जो ठहराव हुआ है जंगल में, तो नेचर को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेचर अपना काम करती रहती है। लोग आते हैं और जाते हैं, तो उनकी जो ह्यूमन बीइंग की प्रेज़ेंस होती है ना, वो बिल्कुल टेम्परेरी होती है, इनसिग्निफिकेंट होती है। नेक्स्ट है हमारे पास डेथ, थीम ऑफ डेथ। थीम ऑफ डेथ में वही दिखाया गया है कि इंसान ने एक ना एक दिन मर जाना है। एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी। जैसे कि लास्ट लास्ट लाइन में हम देख सकते हैं, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। स्लीप यहाँ पे डेथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस तरह से यहाँ पे थीम ऑफ डेथ भी आ जाता है। और लास्ट थीम है हमारे पास रोमांटिक एस्पेक्ट ऑफ नेचर या ब्यूटी ऑफ नेचर। तो यहाँ से हमें इस पोएम को पढ़ के पता चलता है कि जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, वो चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। जैसे हमने देखा है कि पोइट यहाँ से गुजरा है और अब उसका जाने का दिल नहीं कर रहा, वो चाहता है कि मैं यहाँ रुक जाऊँ। तो जो नेचर है वो ब्यूटीफुल है, वो चीज़ों लोगों को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। जैसे कि लास्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में पोएट कहता है, वर्ड्स आर लवली डार्क एंड डीप। तो ये लाइन रिप्रेजेंट करती है कि पोएट जो है ना, अनइंटेंशनली वो अट्रैक्ट हो रहा है टुवर्ड नेचर, और वो खुद को कंट्रोल नहीं है उसका अपने ऊपर। जो नेचर है ना वो खुद ब्यूटीफुल होती है और वो इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और इंसान अपनी ज़िंदगी के जितने भी रफ़ एंड टफ़ कंडीशंस होती हैं, उनसे छुटकारा हासिल करने के लिए नेचर की तरफ ही आता है। कि अर्बनाइजेशन के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उनको कंपेंसेट करने के लिए इंसान हमेशा नेचर की तरफ आता है। जी, तो ये है एक कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ दिस पोएम। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको एक-एक चीज़ डिटेल के साथ समझाऊँ। अगर आप फिर भी आपकी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ आती रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।